दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। चर्चा करूंगा आज उस जूते पर जिसने भारत की राजनीति में सनसनी फैला दिया। दोस्तों 6 अक्टूबर 2025 को जब भारत के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, तभी उस कक्ष में एक जूता उछला जो फिलहाल भारत के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई की ओर फेंका गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि वो जूता किसी को लगा नहीं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इस घटना की जितनी निंदा करी जाए वो कम है। इस तरह की घटना को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन निश्चित रूप से कुछ प्रश्न जरूर खड़े होते हैं और उन प्रश्नों पर भी विचार किया जाना चाहिए। घटना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, घटना की तो हर कोई निंदा कर रहा है और निंदा करनी चाहिए। लेकिन यदि घटना घटित हुई है तो कुछ प्रश्नों पर विचार करना जरूरी है। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जो जूता उछला भारत के सुप्रीम कोर्ट में वो समाज के न्यायपालिका के प्रति गुस्से का प्रदर्शन है या महज एक व्यक्ति की बदतमीजी है। यदि हम इस बात को एक व्यक्ति की बदतमीजी कहें तो यार थोड़ी सी शंकाएं खड़ी होती है, क्योंकि जिस वकील राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट के कक्ष में जूता उछाला वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई अपराधी व्यक्ति नहीं है, उनका कोई राजनीतिक संबंध किसी दल से या किसी पार्टी से नहीं है। और यदि मैं उनका शैक्षिक रिकॉर्ड देखूं तो वो उन वकीलों से ज्यादा अच्छा उनका शैक्षिक रिकॉर्ड है जिन वकीलों को आप लंबे समय से अखबारों में पढ़ते आ रहे हैं और टीवी पर देखते आ रहे हैं। जो वकील पिछले 50 सालों से राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लड़ते रहे, कभी भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लड़ते रहे, तो कभी देश के गद्दारों के पक्ष में और कभी आतंकवादियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी याचिकाएं दाखिल करते रहे। उन सब से बहुत अच्छा शैक्षिक रिकॉर्ड है वकील राकेश किशोर जी का। इसलिए मैं जिसको बदतमीजी कहूं ये बात मेरा मन गवारा नहीं करता। सवाल यह है कि क्या फिर ये गुस्सा है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से न्यायपालिका का रुख रहा है, जिस तरीके से देश के विभिन्न अदालतों से कुछ जजों की टिप्पणियां आई हैं, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, लोगों में न्यायपालिका के प्रति बहुत गुस्सा है। आपको एक घटना याद होगी, एक हाई कोर्ट के जज का वो फैसला याद होगा जब उन्होंने एक लड़की के साथ होने वाले बदतमीजी को यहां तक कह दिया था कि लड़के द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा लड़की के साथ इस तरीके का प्रयास करना, हम इसे लड़की से छेड़छाड़ या कोई बदतमीजी नहीं मानते। हालात यहां तक थे कि उन जज साहब ने यहां तक कह दिया कि लड़की के कपड़ों को फाड़ना और उसके नीचे पहने गए कपड़े के नाड़े को तोड़ना को बलात्कार का प्रयास नहीं माना जा सकता।
देश भर में निंदा हुई थी इस टिप्पणी की। लेकिन उसके बावजूद न्याय के क्षेत्र से हमें कहीं पर भी किसी के द्वारा भी यह सुनने को नहीं मिला कि ऐसी टिप्पणी या ऐसा फैसला स्वीकार नहीं है। उसके अलावा भी आपको याद होगा, जब कुछ दंगाई उत्तर प्रदेश को जलाने का प्रयास कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दंगाइयों का फोटो चौराहे पर लगा दिए थे और बताया था कि ये 2 दंगाई हैं जो प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं, जो इस शहर को जलाना चाहते हैं। तब भी एक न्यायाधीश महोदय ने यह कह दिया था, उन्हें सिंपैथी हो गई थी उन दंगाइयों से, और उन्होंने प्रदेश सरकार से कहा था कि इस शहर को जलाने वाले या जलाने की सोचने वाले या जलाने का प्रयास करने वाले इन दंगाइयों के फोटो आप सार्वजनिक रूप से लगाकर उनका अपमान नहीं कर सकते। मतलब शहर को जला दिया जाए ये मंजूर है, लेकिन दंगाइयों का अपमान नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों खुद, अभी 2-3 दिन पूर्व खुद BR गवई साहब ने कहा था कि यह देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। बात तो उन्होंने सही कही थी, लेकिन इस देश की जनता बुलडोजर से न्याय को पसंद कर रही है, और तब भी वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो उन लोगों की तरफ से निराश है जिनके कंधों पर संविधान से देश के अंदर पीड़ितों को न्याय देने की जिम्मेदारी है या अपराधियों को सजा देने की जिम्मेदारी है। इसलिए कार्यपालिका को मजबूरी में बुलडोजर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और जनता उसका स्वागत कर रही है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। और इसके अलावा आप ये तो देख ही रहे होंगे कि भारत के नीचे से लेकर ऊपर तक की अदालतों में मुकदमों के ढेर लगे, फैसले होने को तैयार नहीं है। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एक व्यक्ति जिस पर मात्र 100 रुपए की चोरी का आरोप है, वो शायद 30-32 साल की उम्र के बाद जेल से बाहर निकला। उसकी पत्नी मर गई, उसका बेटा मर गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया, लेकिन उसको 100 रुपए के जुर्म पर इस भारत की न्याय व्यवस्था ने न्याय देने में 30 साल से ज्यादा लगा दिया। तो क्या लोगों में गुस्सा नहीं होगा न्यायपालिका के प्रति? तो इसलिए ये सोचने का विषय है कि ये जो जूता फेंका गया है, हालांकि वो निंदनीय है, लेकिन ये कहीं समाज के गुस्से का इजहार तो नहीं है। क्योंकि फिर मैं यही कहूंगा कि उन वकील का शैक्षिक स्तर सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े नामी वकीलों से बहुत ज्यादा अच्छा है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जहां तक मेरी जानकारी है वो बरेली के एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं कि यदि आपने कोई फोर्जरी करी है, आप किसी केस में अपराधी हैं, और आप अपना मुकदमा लेकर उनके पास चले जाएं, राकेश किशोर जी के पास चले जाएं, और उनको आपकी फाइल देखकर ये लगे कि आपने समाज के खिलाफ कोई अन्याय किया, कोई गलत काम किया, आपने कोई चोरी करी है, डकैती करी है, गलत काम करा, फर्जीवाड़ा करा, तो वो मुकदमा लड़ने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। उनका रुख ऐसा बताया जाता है कि मैं सिर्फ उन लोगों के लिए अदालत में खड़ा होता हूं जो पीड़ित होते हैं और जिनको न्याय की जरूरत होती है। मैं उनके लिए अदालत में खड़ा होता हूं, उनके विरुद्ध अदालत में खड़ा होता हूं जो अपराधी हैं और जिनको दंडित किया जाना जरूरी है।
यदि ये सब कुछ है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये सोचने का विषय है कि यह बदतमीजी है या समाज के गुस्से का इजहार है। और यदि ये गुस्से का इजहार है तो मैं ये कहूँगा, हालांकि ये जूता फेंका, लेकिन न्यायपालिका को आत्ममंथन करना चाहिए। और यदि इस गुस्से की वजह से भारत की न्यायपालिका और भारत के न्यायाधीश आत्ममंथन करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि इस जूते ने इतना बड़ा काम कर दिया जो इस देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं कर सकी। अब दोस्तों एक दूसरा सवाल पैदा होता है कि आखिर जूता फेंका किस पर, और आखिर जूता फेंका क्यों, तात्कालिक रूप से क्यों फेंका। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जूता भारत के मुख्य न्यायाधीश पर फेंका, जबकि कुछ लोगों का यह मानना है कि यह जूता भारत के मुख्य न्यायाधीश पर की ओर नहीं फेंका गया, यह जूता जस्टिस बी.आर. गवई की ओर फेंका गया। मैं दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। खुद जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर ने भी यह नहीं कहा है कि उन्होंने सीजेआई की ओर जूता उछाला। वो नाराज थे बी.आर. गवई से, वो भारत के सुप्रीम कोर्ट से नाराज नहीं है, वो न्याय व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक न्यायाधीश की टिप्पणी से नाराज है। इसलिए कम से कम यहां पर मैं ये कहूंगा कि यह कहना गलत होगा कि यह जूता सीजेआई की ओर उछाला गया। यह जूता सीजेआई की ओर नहीं, बल्कि जस्टिस बी.आर. गवई की ओर उछाला गया। अब सवाल आता है कि बी.आर. गवई की ओर क्यों उछाला गया। खुद इस मामले में जो दोषी वकील हैं, दोषी अधिवक्ता हैं राकेश कुमार, उन्होंने भी अपनी बात कही है और उनकी बात को भी ध्यान से सुना जाना चाहिए। जस्टिस बी.आर. गवई ने भी जो टिप्पणी करी है उस पर भी मंथन करना चाहिए। कल सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर, हालांकि वैचारिक रूप से मेरे विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रश्न उठाया है कि हम जूता फेंकने वाले की निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन जिस कारण जूता फेंका गया, क्या वो कारण उचित थे। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख पेश हुआ, जिसमें याची ने एक एएसआई द्वारा संरक्षित जगह पर कुछ मूर्तियों के लिए के कहा वहां कुछ मूर्तियां टूट रही थी, रखरखाव सही नहीं था, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी। यदि जस्टिस बी.आर. गवई उनको ये लगता था कि यह उचित स्थान नहीं है इस याचिका को दायर करने का, तो वो वकील से ये बात कह सकते थे कि आप उचित स्थान पर जाओ, सुप्रीम कोर्ट इस काम के लिए नहीं बैठा है, यहां पर आपकी याचिका का कोई महत्व नहीं। यदि उनको यह लगता था कि न्यायपालिका में जगह ही नहीं है, बल्कि आपको कार्यपालिका के पास जाना चाहिए, तो जस्टिस बी.आर. गवई यह भी कह सकते थे कि कार्यपालिका को आदेश देने का काम हमारा नहीं है, आप कार्यपालिका के पास जाओ और उनसे कहो कि वो एएसआई के लिए धन आवंटित करें या एएसआई को निर्देशित करें। यदि जस्टिस बी.आर. गवई को यह लगता था कि यदि कार्यपालिका इनकार कर दे तब आप न्यायपालिका के पास आओ, तो वो ये भी कह सकते थे कि आप पहले कार्यपालिका के पास जाओ, यदि कार्यपालिका नहीं करती है तब आप हमारे पास आओ और तब हम सोचेंगे कि दिशा निर्देश दें या ना दें। लेकिन जस्टिस गवई ने ऐसा नहीं करा।
उन्होंने तंज कसा, और तंज उस वकील पर नहीं कसा, तंज उस याचिका पर नहीं कसा, तंज एक धर्म पर कसा, भगवान पर कसा। और ये कहा बताया जाता है, उन्होंने कहा जाओ अपने उस भगवान से कह दो कि वो खुद अपने स्टैचू को सही कराए। क्या जस्टिस बी आर गवई की इस टिप्पणी को स्वीकार करा जा सकता है? क्या उन्होंने उचित कहा? हालांकि मैंने ये सुना है कि बाद में उन्होंने कहा कि मेरा इरादा किसी धर्म का अपमान करने का नहीं था, किसी भगवान का अपमान करने का नहीं था। अच्छी बात है ऐसा, यदि उनका ऐसा सोचना है, लेकिन अच्छा होता कि वो सार्वजनिक रूप से बयान जारी करते, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान जारी नहीं करा। उन्होंने सिर्फ अदालत में कुछ वकीलों से बात करते हुए कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। लेकिन यदि आप सम्मान करते हो, आप एक बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हो, तो आपके हर शब्द का महत्व है और आपको ऐसी टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए था। और यदि ये टिप्पणी अनायास आपके मुंह से निकल गई थी तो आप तत्काल इसमें सुधार भी कर सकते थे, जो आपने नहीं किया। तो ये बड़ा प्रश्न है कि क्या न्यायाधीशों को इस तरीके की टिप्पणियां करने का अधिकार है? और सोचने का विषय यह भी है कि आपने भगवान विष्णु पर तो टिप्पणी कर दी, एक सनातनी को तो दुत्कार दिया। यदि वो किसी और मजहब का व्यक्ति होता तो क्या आप इतनी हिम्मत करते? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इस कारण से जूता फेंका जाना जरूरी था या जूता फेंका जाना सही है। जूता फेंका जाना गलत है, लेकिन निश्चित रूप से न्यायाधीशों को भी टिप्पणी करते समय, चाहे वो वाला मसला हो जिन महोदय ने यह कहा था कि एक लड़की का उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन उसके नीचे के कपड़े के नाड़े को तोड़ने को हम बलात्कार का प्रयास नहीं मानते, और चाहे वो जज साहब हो जिन्होंने कहा था कि दंगाइयों का अपमान स्वीकार नहीं, दंगाइयों के फोटो चौराहे पर नहीं लगेंगे, और चाहे भगवान विष्णु के प्रति टिप्पणी हो, ऐसी टिप्पणियों को भी अब सनातनी स्वीकार नहीं करेंगे, समाज स्वीकार नहीं करेगा। आपकी ऐसी टिप्पणियों के प्रति समाज में क्रोध पनप रहा है, और इसीलिए जब आपने ये कहा था, जब भारत के अनेक लोगों ने कहा था कि नेपाल की तरह जैन जेड सड़कों पर आएगा, तब बहुत सारे लोगों ने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि यदि जैन जेड सड़कों पर आ गया तो पहला शिकार भारत की न्यायपालिका बनेगी। तो दोस्तों, इसलिए मैं यहां पर यह जरूर कहूंगा कि पहली बात, जूता भारत के सीजेआई पर नहीं फिका। राकेश किशोर ने कभी भी ये नहीं कहा है कि मेरा भारत के न्यायपालिका में विश्वास नहीं है या मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं मानता। वो जस्टिस बी आर गवई की टिप्पणी से नाराज थे, तो उन्होंने जूता बी आर गवई की ओर उछाला, ना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की ओर। इसलिए यह कहना गलत होगा कि जूता भारत के सीजेआई की ओर उछला, जूता जस्टिस बी आर गवई की ओर उछला। दोस्तों, इस बात पर तो बात हो गई कि आखिर जूता क्यों फेंका गया। खुद राकेश किशोर ने भी अपना एक बयान दिया। वो बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एक बौद्धिक वर्ग से आते हैं, एमएससी भी हैं, पीएचडी भी हैं, एलएलबी भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, और भी उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए। मैंने पहले ही कहा कि बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील शैक्षिक स्तर में उनके आगे कुछ भी नहीं है, उनके आगे बहुत छोटे हैं, बौने हैं। उन्होंने कहा कि जब सनातन पर टिप्पणी हुई तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा जब मैं सो रहा था तो सपने में आके भगवान विष्णु ने मुझसे कहा कि तू चैन की नींद कैसे सो रहा है।
तू सनातनी है, मेरी पूजा करता है, और इस देश के सबसे बड़े न्याय के स्थल पर मेरे प्रति इतना अपमानजनक बात कही गई है और तू चैन की नींद सो रहा है। राकेश किशोर ने कहा है कि मैंने खुद ये घटना नहीं करी, मुझे अंत प्रेरणा हुई, सपने में मुझसे कोई शक्ति आई और उसने मुझसे कहा कि कब तक चुप रहोगे, तुम कब तक मेरा अपमान सहोगे। इसलिए मुझे ये जूता फेंकने का कृत्य करना पड़ा। हालांकि फिर मैं ये कहूंगा कि राकेश किशोर जी आपने गलत काम किया। फिलहाल ये बहुत अच्छी बात है कि जस्टिस बी.आर. गवई जी ने भी अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने पुलिस केस करने से इनकार कर दिया और राकेश किशोर को थाने से बाहर भेज दिया गया। इस बात के लिए मैं जस्टिस बी.आर. गवई की प्रशंसा करूंगा। बार काउंसिल ने शायद उनके खिलाफ एक्शन लिया और अब उनके किसी अदालत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। मैं ये कहूंगा कि यह भी गलत है और निश्चित रूप से राकेश किशोर के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। राकेश किशोर से ज्यादा बड़ा अपराध तो वो बड़े बड़े वकील कर रहे हैं जो भगवान राम के खिलाफ, भगवान कृष्ण के खिलाफ, आतंकवादियों के पक्ष में, देश के गद्दारों के पक्ष में अदालतों में खड़े होते हैं। यदि प्रतिबंध लगाना है तो इन वकीलों के ऊपर लगाओ। इसलिए बेहतर होगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से बार काउंसिल से अपील करूंगा कि वो राकेश कुमार को बरी करे और उनके ऊपर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाए। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सभी लोगों ने इस घटना की निंदा करी है और निंदा की भी जानी चाहिए थी ताकि आगे को इस तरीके की घटनाएं ना हो। भले ही राकेश किशोर जी ने के स्वप्न में कोई आया, उन्हें गुस्सा आया या उन्हें कोई अंतर प्रेरणा मिली, लेकिन यदि वो ऐसा ना करते तो ज़्यादा अच्छा होता। और इसलिए इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री हो या और केंद्रीय मंत्री हो या भाजपा के और संगठन हो या भाजपा हो, उन सभी ने इसकी निंदा करी है। निंदा विपक्ष के भी लोगों ने करी है, लेकिन विपक्ष के लोगों की निंदा के आगे प्रश्न चिन्ह लगाए। निंदा करी है तेजस्वी यादव ने भी। उन्होंने कहा कि यह हमला सीबीआई पे भी नहीं है, यह हमला संविधान पर है। हालांकि तेजस्वी यादव का बौद्धिक स्तर आप लोग जानते होंगे, शायद उन्हें सीजेआई की फुल फॉर्म ही पता नहीं होगी। संविधान क्या होता है इसका तो पता होने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव जी निंदा करिए तो आप अपने पिताजी की करिए, जिन्होंने बिहार के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में जंगल राज फैलाया। एक नहीं, दो नहीं, 10, 20 नहीं, सैकड़ों लोगों की हत्याएं करवाई। उनके राज में हत्याएं हुई, उनके सरकार के संरक्षण में हत्याएं हुई, बाजारों को लूटा गया, व्यापारियों को लूटा गया, उद्योगपतियों को लूटा गया और पूरे बिहार के अंदर जंगल राज स्थापित कर दिया गया। तेजस्वी यादव, निंदा आप उनकी करिए। और यदि आप अपने पिता की, लालू यादव की और राहुल यादव की निंदा भी कर देते तो शायद ये वाली निंदा अच्छी लगती। राहुल गांधी ने भी निंदा करी है। राहुल जी अभी 3-4 दिन पहले ही तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी घटना हुई है और उस घटना में 40 से ज्यादा लोग मारे गए, और वो सिर्फ इसलिए मारे गए हैं कि तमिलनाडु का एक नेता जो ईसाई है, धर्म से ईसाई है, और राहुल जी भी ईसाई धर्म से आते हैं, वो लोगों को इकट्ठा होने की व्यवस्था करता रहा, इंतजार करता रहा ताकि भीड़ बढ़ती चली जाए, और अपने करोड़ों रुपए की वैन में बैठा रहा।
और वहां अव्यवस्था के चलते 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक एक्टर के को देखने आई भीड़ आई थी तेलंगाना में। वहां पर उसको देखने में एक महिला की मृत्यु हो जाती है। आपकी कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना सरकार ने उस एक्टर को जेल में डाल दिया था। पूरा हिंदुस्तान में बवाल पैदा कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि वो एक्टर हिंदू था। लेकिन तमिलनाडु के अंदर एक नेता जो कलाकार भी है, और जिस तरह से गांधी परिवार ईसाई धर्म से आता है, इसी तरीके से वो नेता भी ईसाई धर्म से आता है। उसके कारण 40 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। आपके मुंह से उसकी निंदा में एक शब्द भी नहीं निकलता। लेकिन जब सीबीआई के ऊपर जस्टिस बी.आर. गवई की ओर ये कांड होता है, तब आप बड़ा भारी निंदा 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 करते हुए सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं। मैंने संजय राउत का भी बयान देखा। उन्होंने कहा कि ये हमला सीबीआई पे नहीं है, संविधान पर है। संविधान पर तो हमला संजय राउत जी आपकी पार्टी ने भी करा था। आप भाजपा से मिलकर चुनाव लड़े थे, और ये नैतिकता संवैधानिक ड्यूटी थी कि आप भाजपा के साथ मिलकर ही सरकार बनाते। लेकिन आप लालच में बह गए, और जिसके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा उसके साथ मिलकर, जिसके खिलाफ आपको जनता ने वोट दिया, उसके साथ मिलकर आपने सरकार बनाई। आपने संविधान की भावना के खिलाफ काम किया। इसलिए चाहे तेजस्वी यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, और चाहे संजय राउत जी हो, आपको इस जूता फेंकने की घटना पर निंदा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। निंदा करने से पहले अपने गृहवान में जरूर झांक कर देखिए। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हुए फिर ये कहूँगा, चाहे राकेश किशोर जी हो और चाहे कोई और अधिवक्ता हो, वो भविष्य में कभी भी ऐसी घटना ना करे। ऐसी घटना की निश्चित रूप से निंदा की जानी चाहिए। लेकिन न्यायपालिका से भी कहूँगा, आत्ममंथन करिए कि आपके खिलाफ गुस्सा क्यों है, और आप जो टिप्पणियां कर रहे हैं वो अपनी कुर्सी का क्या आप नाजायज दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या आप समाज के धर्म को अपमानित कर रहे हैं, क्या समाज के एक हिस्से को आप अपमानित कर रहे हैं। ये मंथन करने की आवश्यकता है। चर्चा के विषय में चर्चा आज यहीं तक, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। चलते चलते फिर अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्व पत्रिका नमस्कार।